तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर है 2.2 और उसका दूसरा टॉपिक नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। क्योंकि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ खामियां रह गई थी। पहली खामी ये थी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक बात ये थी, जब चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के यानी प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूमेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। जब एनर्जी को वो रेडिएट करेगा यानी कि एनर्जी को रिलीज़ करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाएगी और वो एक स्पायरल बनाते हुए न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा। तो इस वजह से एक एटम की स्टेबिलिटी ख़तरे में पड़ जाती है। तो ऐसे तो कोई एटम अपना वजूद ही बरकरार नहीं रख सकेगा। तो ये गलतियाँ थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की। ठीक है, इसके अलावा एक और गलती ये थी कि उस थ्योरी के मुताबिक, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के मुताबिक, अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ करता है तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम कौन सा बनेगा, कंटिन्यूस। लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि स्पेक्ट्रम जो बन रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो लेकिन जो असल गलती जो थी वो थी भाई, जो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व जो कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, उस थ्योरी में, पुराने ज़माने की थ्योरी में मसाइल थे, क्योंकि पुराने ज़माने की जो क्लासिकल थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो इलेक्ट्रॉन इतने लाइटेस्ट पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो उसी के मसले के हल के साथ बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया है, तो आए उसे देखते हैं, ठीक है। इन 1911 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था। 1913 में नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल आया, ठीक है ना, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ और थोड़ी सी और चेंजिंग के साथ, ठीक है ना। नील्स बोर प्रोपोज अ मॉडल ऑफ एन एटम वॉज कंसिस्टेंट विद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर का भी एटॉमिक मॉडल मुमासलत रखता था, यानी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से भी। लेकिन आए ज़रा देखते हैं। तो ही पॉइंटेड आउट दैट ओल्ड लॉज ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, ओल्ड लॉज ऑफ फिजिक्स जस्ट डिड नॉट वर्क इन द सब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम। ठीक है ना, जो पुराने लॉज है फिजिक्स के, वो इस सब माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ एटम में काम नहीं करेंगे, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे काम नहीं करेंगे, उसने ये बताया, ठीक है ना। इसकी निशानदेही की कि जो पुराने फिजिक्स के लॉज है, असूल हैं, वो एटम के ऊपर कारगर साबित नहीं हो सकते, ठीक है ना, वो लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, आगे चलते हैं, ज़रा देखते हैं, ठीक है। तो ही प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी। तो मैक्स प्लैंक जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, इसकी एक थ्योरी थी जिसका नाम था क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के बारे में इसकी एक थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी है। तो इसने जो अपना एटॉमिक मॉडल बनाया वो मैक्स प्लैंक के मॉडल के ऊपर बनाया, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस रखा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। तो विथ हिज थ्योरेटिकल मॉडल ही वाज एबल टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिड नॉट कोलैप्स। तो इस थ्योरी के बेस पर वो इस बात को बता सका कि एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से न्यूक्लियस में नहीं गिरता। लेकिन पुरानी थ्योरी के मुताबिक क्या था, एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा और कंटिन्यूसली इमिट करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन उसने इस थ्योरी को जवाज़ बनाकर बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा और ना तो वो गिरेगा, ठीक है। इसे हम पोस्टुलेट्स में देखेंगे। तो ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन एज टू वाई एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन डिड नॉट कोलैप्स, कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन कोलैप्स क्यों नहीं होता, ये कामयाबी से इसको एक्सप्लेन कर सका, ठीक है। इनटू द न्यूक्लियस एंड हाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में आप जानते हो कि आपने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, तो वहाँ मैंने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था कि जब प्रिज्म पे एक लाइट पड़ती है, एक वाइट लाइट जब प्रिज्म में पड़ती है, तो क्योंकि वाइट लाइट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स होता है, ठीक है। जब वाइट लाइट प्रिज्म में पड़ती है तो वो स्पेक्ट्रम बना लेती है, क्या बना लेती है, स्पेक्ट्रम, यानी बैंड्स ऑफ कलर बनाने को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसको स्पेक्ट्रा भी कहते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो वही बताया जा रहा है कि हाउ एटमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा किससे निकलेगा, एटम से निकलेगा, ठीक है ना। हाउ एटमिक स्पेक्ट्रा वर कॉज बाय द रेडिएशन इमिटेड, ठीक है ना। जब किसी भी एटम से क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी, क्या निकलेगी, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, एनर्जी होती है, रेडिएशन क्या होती है, एनर्जी, ठीक है ना। जब कोई चीज़, जैसे कि आप मिसाल तौर पर एक हॉट पतीला ले लें, ठीक है,
जब आप इसके करीब हाथ लेकर आएंगे, फिंगर लेके आते हैं, आपको रेडिएशन यानी हॉट फीलिंग आती है, ठीक है ना, यानी एक गरम गरम लग रहा होता है। तो उसमें से क्या निकल रही होती है, रेडिएशन निकल रही होती है। जो पतीले में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को रेडिएट करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं। तो वो आपके हाथ में पड़ता है तो आपको हीट का सेंसेशन महसूस होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मामला है। तो हाउ एटमिक स्पेक्ट्रा वर्क, एटमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, बाय द रेडिएशन इमिटेड। तो रेडिएशन निकलने से एटमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनता है, इसको भी एक्सप्लेन किया, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हैं ये। आगे देखते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो एक रेडिएशन कब निकलती है किसी भी एटम से। सोचें इसके में भी एटम्स मौजूद है बहुत सारे। सोचें ये एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। हम जब इसको हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जम करके इस शेल में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जम करके इस शेल में आ जाएगा, ठीक है ना। हीट दिया तो वो दूर भाग गया। पहले इलेक्ट्रॉन अपनी जगह में था, उसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। क्या कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। जब हमने इलेक्ट्रॉन को हीट किया, एटम को हीट किया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चला गया, तो इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, वापस आएगा, तो वही एनर्जी जो उसने गेन की थी उसको रिलीज़ करके आएगा। उसको क्या करके आएगा, रिलीज़। समझ में आ रही बात। जब आप पतीला गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। अब आप उसे चूल्हे से उतार दें, वैसे नहीं भी उतारें तब भी आपको उसमें से फीलिंग आएगी, हीट सेंसेशन आएगा। समझ में आ रही बात। तो कई बार आपने देखा हो सड़कों पे अगर आग जल रही है तो उसमें से भी रेडिएशन आ रही होती है, आपको गरम गरम फील हो रहा होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तमाम मामला जो है, जब इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। यानी ग्राउंड स्टेट क्या है, न्यूक्लियस से करीब है, ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस से करीब, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट बाहर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी गेन करेगा न्यूक्लियस से दूर भाग जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ वापस आएगा तो एनर्जी जो इसने गेन की थी उसको रिलीज़ करेगा। तो जब वो एनर्जी निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, हम रेडिएशन कहेंगे। तो उस रेडिएशन से क्या बनता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनता है। क्या बनता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का स्पेक्ट्रा बनता है। जो रेनबो में स्पेक्ट्रम बनता है वो होता है कंटिन्यूस। कैसा होता है, कंटिन्यूस। और लेकिन इसके अलावा एक और भी स्पेक्ट्रम होता है, वो होता है लाइन स्पेक्ट्रम। पिक्चर आप देख सकते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है, ठीक है। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, कुछ कुछ वेवलेंथ्स गायब हैं, कुछ कुछ वेवलेंथ्स गायब है। ये क्यों है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्टडी है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स क्या है उसे हम देखते हैं। वो कुछ वेवलेंथ्स, कुछ लाइट वेव्स इस वजह से गायब। वेवलेंथ तो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि वेवलेंथ के बारे में आपको ज़रा भी नो हाउ नहीं है। तो उसमें कुछ लाइट्स गायब हैं इस वजह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है ना, किसी न किसी वजूहात की बिना पे, ठीक है। वेवलेंथ का वर्ड तो आपको समझ में ना आए। आगे बढ़ते हैं, पोस्टुलेट्स चेक करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो या तो एनर्जी रिलीज करेगा या तो एनर्जी गेन करेगा। समझ में आ रही बात, किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में। जब आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट में उसको देखना चाहेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको ऑब्जर्व होंगे, चाहे कंटिन्यूस या लाइन, लेकिन होता लाइन स्पेक्ट्रा में, ठीक है, कंटिन्यूस नहीं होता। आगे देखें, क्यों नहीं होता भाई, जो एटम है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस एनर्जी को क्या कर लेता है, उस लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। क्योंकि लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आए पोस्टुलेट्स चेक करते हैं, चंद पोस्टुलेट्स है, इसके बाद और भी पोस्टुलेट्स हम देखेंगे। द एटम हैज़ फिक्स ऑर्बिट। रदरफोर्ड के मुताबिक कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं था, इलेक्ट्रॉन हमें नहीं पता था कहाँ घूमता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड एनी ऑर्बिट, इन एनी ऑर्बिट। कोई फिक्स ऑर्बिट की कहानी नहीं थी, ऑर्बिट का तो सीन ही नहीं था। समझ में आ रही बात, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूमेगा। लेकिन यहाँ क्या है, एक वर्ड ज़रा गौर कीजिए, फिक्स ऑर्बिट। द एटम हैज़ फिक्स ऑर्बिट इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो आपको याद रखना है कि बोहर्स के मुताबिक एक एटम का जो ऑर्बिट है वो फिक्स्ड है। एक बोहर के मुताबिक एक एटम का ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक ऐसा नहीं था। तो फिक्स्ड ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, फिक्स ऑर्बिट के अलावा इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, ठीक है ना। यानी कि ये फिक्स ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूमेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं घूमेगा, यहाँ नहीं घूमेगा, फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा। समझ में आ रही बात, ओके। ऐसा नहीं इसको यहाँ पे एक और ऑर्बिट बना के क्या है, ये डेड ऑर्बिट हो गया,
तो ऐसी कोई बात नहीं है, फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है, जबकि रदरफोर्ड ने फिक्स की कोई बात नहीं थी। दूसरा पॉइंट, ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी। अगर ऑर्बिट फिक्स है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होगी। अगर ऑर्बिट फिक्स है तो उस ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स। पहले ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी कुछ और होगी, तो हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होगी। तो सबसे जो करीब वाला जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, उसके बाद वाले की एनर्जी और ज़्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तभी तो वो इस ऑर्बिट में आएगा। कम एनर्जी देंगे तो ग्राउंड लेवल पे रहेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देंगे उस एटम को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा, और गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में, और गेन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है ना, लेकिन फिक्स्ड ऑर्बिट में। उसके बाद देखिएगा दैट इज क्वांटाइज, और एनर्जी क्या है, फिक्स है। एनर्जी क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, एनर्जी फिक्स है, ठीक है, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज है यानी फिक्स है, ठीक है ना। ऐसा नहीं थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, कितना एनर्जी है, थोड़ा सा एनर्जी है, थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा एनर्जी थोड़ा सा आगे, ऐसा नहीं होगा। एनर्जी लेगा तो वो एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट में लेगा और फिक्स ही ऑर्बिट में जंप मारेगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ या फोर्थ से फिफ्थ एंड सो ऑन। तो एनर्जी की जो तादाद है वो फिक्स्ड है, ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी फिक्स है। तो दिस ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज KLMN। इस ऑर्बिट को जो हम नाम क्या देते हैं, KLMN करके देते हैं। पहला ऑर्बिट जो ग्राउंड है K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, KLMNOP ऐसा चलता रहा, लेकिन इतनी नौबत नहीं आती, सिर्फ 4 ऑर्बिट तक नौबत आती है तो KLMN शेल नाम देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा लिखा द एनर्जी लेवल्स। तो जो ऑर्बिट होते हैं इसको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। द एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय इंटीजर। इंटीजर नंबर को कहते हैं, ठीक है ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं इसको इंटीजर कहते हैं। जो एनर्जी लेवल है, जो सबसे पहला वाला जो आप शेल लिख रहे हैं इसका लो एनर्जी होता है, इसका इससे ज़्यादा एनर्जी, इससे इसकी ज़्यादा एनर्जी, इससे इसकी ज़्यादा एनर्जी होती है। तो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नंबर से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है ना, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। और इस नंबर को हम नाम इस जानते हैं क्वांटम नंबर के नाम से। कौन से नंबर से, क्वांटम नंबर के नाम से इसको हम जानते हैं। आइए इस पर ज़रा गौर करें। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। अगर सोचें एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे मौजूद है, जब तक मौजूद है, एनर्जी इमिट नहीं करेगा, एनर्जी इमिट, रेडिएशन इमिट नहीं करेगा, ठीक है ना। देखिएगा, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी, इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के लॉ के मुताबिक, पुराने फिजिक्स के लॉ के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट रिवॉल्व करते हुए एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। तो इसके पॉस्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जितना भी गर्दिश करते रहे एनर्जी एमिट नहीं करेगा, किसी सूरत नहीं करेगा, तभी जाके ये ठीक माना जाएगा, ठीक है ना। वरना तो हर वक्त इलेक्ट्रॉन कोलैप्स कर जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा, स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी। और एब्जॉर्ब एनर्जी, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अगर यहीं मौजूद है, ना गेन करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। जब दूसरे शेल में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, वापस आएगा तो एमिट कर देगा, ठीक है। जरा आए देखें, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब, द एनर्जी इज इमिटेड और एब्सॉर्ब ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अनदर ऑर्बिट, वन ऑर्बिट टू अदर। एनर्जी तभी इमिट होगी, तभी एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, वरना तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिक्स ऑर्बिट में रहते हुए इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो एमिट करेगा, ठीक है। जरा इसे देखते हैं। अगर एनर्जी लेवल है E1, पहले एनर्जी को E1, दूसरे को E2, तीसरे को E3, ठीक है ना। अगर सोचें E1 से E2 पे जा रहा है, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट जा रहे हैं, एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब। बात समझ में आ रही है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है शेल से, और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और E3 में भाग जाएगा, और ज़्यादा E4 में, ठीक है ना। एनर्जी लेवल से 1 2 3, E मीन्स एनर्जी, 1 मीन लेवल 1, लेवल 2, शेल नंबर 2, ठीक है ना। और जब E2 से इलेक्ट्रॉन E1 पे आ जाए, E2 से कहाँ आ जाए, E1 पे, या E3 से E2 पे आ जाए, या E3 से डायरेक्ट E1 पे आ जाए, तो उसमें क्या होगी, एनर्जी एमिट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी चली गई, इलेक्ट्रॉन दोबारा करीब करीब आ जाएगा, न्यूक्लियस से करीब आ जाएगा, न्यूक्लियस से क्या आ जाएगा, करीब आ जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके बाद और भी पोस्टुलेट्स हैं, उसे भी हम देखते हैं।
तो उसके बाद जो पोस्टुलेट्स रह गए थे आए उन्हें देखते हैं। द इमिशन और एब्जॉर्प्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी इलेक्ट्रॉन में वो डिसकंटिन्यूअस होगी, चाहे एब्जॉर्ब हो या इमिशन हो, ठीक है ना। यानी कि देखें, अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको रिक्वायरमेंट है एनर्जी की 10 जाउल। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट? 10 जाउल। जाउल क्या है? एनर्जी यूनिट है, मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। अगर हम अभी यहाँ पे कितनी 10 जाउल एनर्जी, और इस सेल में जाने के लिए एनर्जी की तादाद जो चाहिए 15 जाउल चाहिए। कितनी चाहिए? 15। अगर हम 14.9 जाउल एनर्जी देते हैं, कितना देते हैं? 14 यानी कि फ़र्क कितना है? डिफरेंस है 5 का। डिफरेंस कितना है? 5 का। हमने टोटल जो एनर्जी मिला के दी 10 को मिला के 14.9, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि एनर्जी हमने थोड़ी बढ़ा के दी, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और बढ़ा के दी, इधर आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जब भी जंप होगा डिसकंटिन्यूअस एनर्जी होगी एब्जॉर्ब, कंटिन्यूअस नहीं होगी। अगर फिक्स अमाउंट में एनर्जी मिलेगी तभी इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आएगा, वरना तो नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? तो जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी के क्या होते हैं? पैकेट्स होते हैं। एनर्जी के क्या होते हैं? पैकेट्स। एनर्जी की वेव ऐसी नहीं होती बिल्कुल कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है ना। एनर्जी के चंद पैकेट्स होंगे, इसको एनर्जी पैकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। एनर्जी पैकेट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। क्लियर है? हर वेव्स की अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए, ये वेव इसकी अलग एनर्जी है, ये वेव है इसकी अलग एनर्जी, तो हर वेव की अलग अलग एनर्जी होगी। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, अभी तब तक के लिए इतना ही सीखना है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी है, वेव लेंथ है, आप फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हाँ, अगर छोटी क्लास में पढ़ गया तो वो अलग सी बात होती है। खैर, तो आगे देखिएगा, तो हमें अगर किसी वेव की एनर्जी मालूम करनी है तो हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। एच न्यू, इसके न्यू के मायने है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अगर एक वेव्स, यानी कि अगर एक सेकंड में जितना वेव्स पास हो रहा है, एक सेकंड में जितनी वेव्स पास हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई आइडिया नहीं, ठीक है ना। और ये एच क्या है? एक प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि मैक्स प्लैंक के क्वांटम थ्योरी के बेस पे बना हुआ, तो मैक्स प्लैंक का कांस्टेंट है एच इज इक्वल टू 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। तो किसी एनर्जी पैकेट की आपको एनर्जी मालूम करनी है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो एक फोटोन, इधर लिखा हुआ एक फोटोन का, फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट्स है, ठीक है। एनर्जी पैकेट्स। फोटोन जो है वो डिसकंटिन्यूअस एनर्जी होते, कंटिन्यूअस नहीं होते, ठीक है। अगले देखिएगा, द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल। ये है E1 और ये है E2। इसके दरमियान डिफरेंस मालूम करना है। आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है ना, V2 माइनस V1, ये क्या होता है? चेंज बताता है। तो इस एनर्जी लेवल के दरमियान, इसके दरमियान में जो चेंज है, फ़र्क कितने एनर्जी लेवल का है, तो उसको इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। फाइनल से आपको क्या करना है? इनिशियल को माइनस कर देना, तो चेंज इन एनर्जी लेवल आपको पता चल जाएगा। डिफरेंस क्या है इसमें? देखें डिफरेंस क्या है, E2 माइनस E1, 10 जाउल माइनस 5 जाउल, कितना है? 5 जाउल का डिफरेंस है। कितने डिफरेंस है बेटा? 5 जाउल का। तो अगर आपको मालूम करना है चेंज इन डिफरेंस एनर्जी लेवल, तो इस फॉर्मूले से मालूम करेंगे। क्लियर है? इसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट, इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है ना, ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स और एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई? ये होगा L इज इक्वल टू NH/2π। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2π होगा। व्हाट इज L? L इज एन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। N क्या है बेटा? क्वांटम नंबर है। शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। What is H? H is Max Planck constant and 2 is also constant and pi it is also a constant value, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर डायरेक्शन में घूमता है, तो पाई इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है ना। तो पहले शेल के लिए जो होगा वो NH/2π होगा, दूसरे शेल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो आपके पास होगा 2H/2π
2 पाई, ठीक है। तीसरे शेल के लिए होगा अगर 3h/2 पाई, चौथे शेल के लिए होगा 4h/2 पाई। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। क्या होता है, mvr। तो उसकी जगह हमने mvr = nh/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मोमेंटम के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप फिजिक्स में चैप्टर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं ऐसे क्वांटिटी ऑफ मोशन को। मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, एक ट्रक है, एक बाइक है। ट्रक मारती दीवार को, ठीक है। ट्रक की वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकंड, ठीक है। और उसी मुताबिक बाइक की वेलोसिटी है 10 मीटर/सेकंड। अगर ट्रक मारती दीवार को और बाइक मारती दीवार को, ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचाएगा, ट्रक के बाइक। जाहिर सी बात है ट्रक, क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है। ट्रक का क्या है, मास ज़्यादा है और बाइक का मास कम है, ठीक है ना। तो मास ही बड़ा मैटर करता है मोमेंटम में। तो जिसका ज़्यादा मोमेंटम होगा वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, जिसका कम मास होगा तो मोमेंटम भी उसका क्या होगा, कम होगा, तो वो बॉडी नुकसान भी कम पहुँचाएगी। लेकिन जब आप चैप्टर 3 में जाएंगे तो आपको वहाँ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, पहले शेल का एंगुलर मोमेंटम होगा nh/2 पाई, दूसरे शेल का ये होगा, तीसरे शेल का और चौथे शेल का ये फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि 1.5 आ जाए, ठीक है, 2.5, 3.1 ऐसा नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम फिक्स होगा हर ऑर्बिट का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बोहर पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है।